नेट जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी थी रानी अनामिका। राजा वीरेंद्र बहादुर थे, न्यायप्रिय थे, पर थोड़ा गर्व भी था उनमें। और रानी अनामिका वो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और दयालु भी थीं। राज्य में हर ओर खुशहाली थी, खेतों में सोना उगता था, बाजारों में रौनक रहती थी और महल में हर शाम दीपों की पंक्तियां जगमगाती थीं। लेकिन महल के उत्तर दिशा में एक पुराना बंद कमरा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक गुप्त शक्ति छिपी है। रानी अनामिका ने कई बार राजा से पूछा, महाराज, उस कक्ष को बंद क्यों रखा गया है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, वह कक्ष हमारे पूर्वजों का है। वहाँ एक भविष्यवाणी लिखी है कि एक दिन राज्य संकट में पड़ेगा और उसका समाधान एक स्त्री के साहस में छिपा होगा। रानी मुस्कुराई। तो फिर उस भविष्यवाणी से डर क्यों? राजा ने उत्तर नहीं दिया। संकट की आहट। उसी समय पड़ोसी राज्य का शासक राजा विक्रांत सूर्यगढ़ पर नजर गड़ाए बैठा था। वो चालाक, महत्वाकांक्षी और थोड़ा क्रूर था। एक रात जासूसों ने सूचना दी, महाराज, विक्रांत अपनी सेना तैयार कर रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र ने तलवार उठाई, युद्ध होगा। लेकिन रानी अनामिका शांत थी। उन्होंने धीरे से कहा, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। राजा बोले, कभी कभी शांति के लिए भी युद्ध जरूरी होता है। रहस्यमय स्वप्न। उस रात रानी को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा, महल का वही बंद कक्ष खुला है और भीतर एक चमकती हुई तलवार रखी है। उसके ऊपर लिखा है, जो इसे सत्य और साहस के साथ उठाएगा वही राज्य को बचाएगा। सुबह होते ही रानी ने निर्णय लिया, वो उस कक्ष का रहस्य जानेंगी। बंद कक्ष का द्वार। रानी अकेली ही उस पुराने कक्ष के पास पहुंची। दरवाजे पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। उन्होंने धीरे से हाथ रखा और आश्चर्य, दरवाजा स्वयं खुल गया। भीतर एक पुरानी पुस्तक और एक तलवार रखी थी। पुस्तक में लिखा था, जब राजा का अभिमान राज्य को संकट में डालेगा, तब रानी का साहस राज्य को बचाएगा। रानी की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। युद्ध का आरंभ। कुछ ही दिनों में विक्रांत की सेना ने सूर्यगढ़ की सीमा पर आक्रमण कर दिया। ढोल नगाड़े बजने लगे, घोड़ों की टापें गूंज उठीं। राजा वीरेंद्र स्वयं युद्ध के मैदान में उतरे। लेकिन विक्रांत की चालाकी भारी पड़ रही थी और तभी महल से एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा निकला, चेहरा ढका हुआ, हाथ में वही चमकती तलवार। वो और कोई नहीं, रानी अनामिका थी। भाग 1 समाप्त। यह तो बस शुरुआत है। सुबह के 8:53। जय माता दी। युद्ध और विश्वासघात। रणभूमि का गर्जन। सूर्यगढ़ की धरती कांप रही थी। आकाश में धूल छाई थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से वातावरण गूंज रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर सामने था विक्रांत की विशाल सेना। तभी अचानक एक श्वेत घोड़े पर सवार योद्धा बिजली की तरह युद्ध भूमि में उतरा। उसके हाथ में चमकती हुई वही भविष्यवाणी वाली तलवार थी। वो थी रानी अनामिका। राजा वीरेंद्र चौंक उठे। अनामिका, आप यहाँ? रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं केवल आपकी पत्नी नहीं, मैं सूर्यगढ़ की रक्षक हूँ। विक्रांत की चाल। उधर पड़ोसी राज्य का शासक राजा विक्रांत अपने शिविर में मुस्कुरा रहा था। उसे मालूम था कि सीधे युद्ध में जीत आसान नहीं, इसलिए उसने एक गुप्त योजना बनाई थी। उसने सूर्यगढ़ के ही एक मंत्री को लालच दिया था, मंत्री चंद्रपाल। चंद्रपाल ने वचन दिया, मैं महल का गुप्त द्वार खोल दूंगा। आधी रात का विश्वासघात। युद्ध चलता रहा। दिन भर दोनों सेनाएं भिड़ती रहीं। रात को सैनिक थक चुके थे। तभी महल के पीछे का गुप्त द्वार धीरे धीरे खुला। चंद्रपाल ने विश्वासघात कर दिया था। विक्रांत के सैनिक चुपके से अंदर घुस आए। रानी की परीक्षा। रानी अनामिका को अचानक संकेत मिला। महल की दासियों ने आकर कहा, रानी साहिबा, महल के भीतर शत्रु घुस आए हैं। रानी समझ गई, यह युद्ध केवल मैदान में नहीं, भीतर भी लड़ा जाएगा। उन्होंने तलवार उठाई और महल की ओर दौड़ी। महल के गलियारों में आग लग चुकी थी। सैनिक लड़ रहे थे। रानी ने साहस के साथ शत्रुओं का सामना किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। राजा का अभिमान टूटता है। उधर राजा वीरेंद्र युद्ध भूमि में घायल हो गए। उन्हें पहली बार लगा, सिर्फ शक्ति से राज्य नहीं बचता। उन्होंने अपने मन में स्वीकार किया, मैंने अनामिका की बुद्धि को कम आंका। तभी संदेश आया, महाराज, महल पर आक्रमण हो चुका है। राजा तुरंत लौट पड़े। सत्य का सामना। महल के आंगन में रानी ने चंद्रपाल को पकड़ लिया।
तुमने राज्य से विश्वासघात क्यों किया? रानी ने पूछा। चंद्रपाल रो पड़ा। मुझे धन का लालच दिया गया था। रानी ने तलवार नीचे कर दी। धन से बड़ा राज्य का सम्मान होता है। तभी राजा वीरेंद्र भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पहली बार रानी की ओर गर्व से देखा। आज आपने सूर्यगढ़ को बचाया है, लेकिन संकट अभी बाकी है। विक्रांत अभी जीवित था। उसने पीछे हटकर अंतिम हमला करने की तैयारी की। और तभी महल की वही प्राचीन पुस्तक चमकने लगी। उसमें एक नई पंक्ति उभरी। संकट का अंत युद्ध से नहीं, सत्य के साहस से होगा। रानी ने गहरी सांस ली। अब अंतिम निर्णय का समय है। भाग 2 समाप्त। सुबह के 8:55। जय माता दी। सूर्यगढ़ की सुबह आज अलग थी। आकाश लालिमा से भरा था, मानो प्रकृति भी आने वाले निर्णय की साक्षी हो। राजा वीरेंद्र घायल थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर घमंड नहीं, समझदारी थी। रानी अनामिका महल की प्राचीन पुस्तक के सामने खड़ी थीं। पुस्तक में नई पंक्ति चमक रही थी। जिस दिन शत्रु को शत्रु नहीं, मनुष्य समझा जाएगा, उसी दिन युद्ध समाप्त होगा। रानी ने निश्चय किया, आज तलवार से पहले शब्द चलेंगे। युद्ध भूमि में आमना सामना। रानी स्वयं श्वेत घोड़े पर सवार होकर, सैनिक स्तब्ध रह गए। वह सीधे शत्रु शिविर के सामने पहुंची। वहां खड़ा था सूर्यगढ़ का सबसे बड़ा शत्रु, राजा विक्रांत। विक्रांत हंस पड़ा। रानी, स्वयं आत्मसमर्पण करने आई हैं क्या? रानी ने शांत स्वर में कहा। मैं आत्मसमर्पण नहीं, प्रस्ताव लेकर आई हूं। संवाद की शक्ति। विक्रांत चौंका। प्रस्ताव? रानी बोली, तुम्हें सूर्यगढ़ क्यों चाहिए? धन, शक्ति, प्रतिष्ठा? विक्रांत कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मेरा राज्य सूखे से जूझ रहा है। मेरी प्रजा भूखी है। मैंने मदद मांगी थी, पर तुम्हारे दरबार ने ठुकरा दिया। राजा वीरेंद्र ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें याद आया, उन्होंने दूत को अहंकार में लौटा दिया था। सच्चाई का सामना। राजा वीरेंद्र आगे आए। विक्रांत, मेरे अभिमान ने ये युद्ध जन्म दिया। यदि सहायता चाहिए थी तो आज से सूर्यगढ़ का अन्न तुम्हारी प्रजा का भी है। पूरा मैदान शांत हो गया। विक्रांत की आंखों में पहली बार कठोरता की जगह थकान दिखी। और बदले में? उसने पूछा। रानी मुस्कुराई। बदले में शांति। अंतिम परीक्षा। तभी विक्रांत के कुछ सेनापति चिल्लाए, महाराज, ये छल है, युद्ध करो। विक्रांत के सामने विकल्प था, अहंकार या मानवता। कुछ क्षण बाद उसने तलवार जमीन पर रख दी। आज से ये युद्ध समाप्त। सैनिकों ने हथियार नीचे रख दिए। भविष्यवाणी पूर्ण हुई। महल की प्राचीन पुस्तक स्वयं बंद हो गई। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। राज्य को बचाया था रानी के साहस और सत्य ने, और राजा के बदले हुए हृदय ने। राजा वीरेंद्र ने दरबार में घोषणा की, आज से रानी अनामिका केवल रानी नहीं, सूर्यगढ़ की सहशासक होंगी। प्रजा ने जयकारा लगाया। नई शुरुआत। दोनों राज्यों ने मिलकर नहरें बनाई। अनाज बांटा गया। व्यापार बढ़ा। सूर्यगढ़ और विक्रांत का राज्य अब शत्रु नहीं, मित्र थे। रानी ने धीरे से राजा से कहा, सच्चा साहस तलवार में नहीं, सत्य में होता है। राजा मुस्कुराए, और सच्चा नेतृत्व अहंकार छोड़ने में। सुबह के 8:57। जय माता दी। शांति का स्वर्ण युग। पुरानी सुरंग का रहस्य। युद्ध समाप्त हो चुका था। सूर्यगढ़ और पड़ोसी राज्य अब मित्र थे। नहरें बन रही थीं, खेतों में हरियाली लौट आई थी। राजा वीरेंद्र और रानी अनामिका मिलकर राज्य चला रहे थे। अब दरबार में निर्णय मिलकर लिए जाते थे। लेकिन शांति के साथ एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। महल की मरम्मत के दौरान एक सैनिक को फर्श के नीचे एक गुप्त सुरंग मिली। उसके भीतर एक पत्थर का द्वार था, जिस पर प्राचीन चिन्ह बने थे। रानी अनामिका स्वयं वहां पहुंची। द्वार पर लिखा था, जो लालच से आएगा वो अंधकार पाएगा, जो सेवा भाव से आएगा वो प्रकाश पाएगा। राजा वीरेंद्र बोले, शायद ये पूर्वजों का खजाना है। दरबार में चर्चा शुरू हो गई। खजाने की खोज। रानी ने आदेश दिया, पहले सत्य जानेंगे, फिर निर्णय लेंगे। कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ राजा और रानी सुरंग में उतरे। अंदर एक विशाल कक्ष था। बीच में एक सोने का संदूक रखा था, जो हल्की रोशनी से चमक रहा था। राजा ने उत्साह में कहा, ये तो अपार धन है। लेकिन रानी ने संदूक खोलने से पहले प्रार्थना की। जैसे ही संदूक खुला, उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथ और नक्शे थे। असली खजाना। ग्रंथों में लिखा था, यह खजाना धन नहीं, ज्ञान है। नक्शों में पूरे राज्य की भूमिगत जलधाराओं का रहस्य छिपा था। यदि इन्हें सही जगह खोदा जाए तो पूरे क्षेत्र में कभी सूखा नहीं पड़ेगा।
राजा ने आश्चर्य से कहा, तो हमारे पूर्वजों ने असली खजाना छिपाया था ज्ञान। वार्निंग साइन, नया संकट। उधर खबर फैल गई कि सूर्यगढ़ में खजाना मिला है। कुछ लालची सरदारों ने विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर हम सत्ता छीन लें तो खजाना हमारा होगा। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था एक महत्वाकांक्षी सेनापति दुर्योधन। दुर्योधन ने रात में सेना इकट्ठी की। दरबार में निर्णय। रानी ने सभा बुलाई। अगर हम युद्ध करेंगे तो फिर रक्त बहेगा, लेकिन अगर हम डरेंगे तो राज्य टूट जाएगा। राजा वीरेंद्र ने कहा, इस बार हम केवल तलवार नहीं, सत्य भी दिखाएंगे। जनता का साथ। अगले दिन रानी ने प्रजा को बुलाया। उन्होंने सबको खजाने का सत्य बताया। यह धन नहीं, जल का ज्ञान है, ये सबका है। प्रजा भावुक हो उठी। जब दुर्योधन ने देखा कि जनता रानी के साथ है तो उसकी सेना बिखरने लगी। आखिरकार वो दरबार में आया और सिर झुका दिया। मुझे क्षमा करें, मैंने लालच में आकर भूल की। रानी ने कहा, सच्ची शक्ति क्षमा में है। नई व्यवस्था। नक्शों के अनुसार नहरें बनाई गईं। सूर्यगढ़ अब केवल समृद्ध नहीं, आत्मनिर्भर बन गया। राजा वीरेंद्र ने घोषणा की, आज से इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना उसकी प्रजा और उसका ज्ञान है। सुबह के 9:02, जय माता दी। रानी की अग्नि परीक्षा। अफवाहों का तूफान। सूर्यगढ़ में सब शांत था, लेकिन शांति कभी कभी सबसे बड़ा भ्रम होती है। कुछ दरबारी जो रानी की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे, धीरे धीरे अफवाहें फैलाने लगे। रानी बहुत निर्णय लेती हैं, राजा पर उनका प्रभाव ज्यादा है। क्या राज्य सच में सुरक्षित है? राजा वीरेंद्र असमंजस में पड़ गए। कठिन प्रस्ताव। दरबार में एक वृद्ध पुरोहित ने कहा, यदि रानी पर कोई संदेह है तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी चाहिए, ताकि उनकी निष्ठा सिद्ध हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी अनामिका ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरी परीक्षा से राज्य का विश्वास लौटेगा तो मैं तैयार हूँ। राजा ने व्यथित होकर कहा, यह अन्याय है। रानी ने उत्तर दिया, कभी कभी सत्य को स्वयं प्रकाश बनना पड़ता है। अग्निकुंड की तैयारी। महल के सामने विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। पूरे राज्य की जनता एकत्र हुई। आकाश बादलों से घिर गया। हवा भारी हो गई। राजा वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे। रानी का संदेश। अग्निकुंड के सामने खड़ी होकर रानी बोली, यदि मैंने कभी राज्य के विरुद्ध सोचा हो तो ये अग्नि मुझे भस्म कर दे, और यदि मेरा मन सच्चा है तो ये अग्नि साक्षी बने। उन्होंने आंखें बंद की और अग्नि की ओर बढ़ी। चमत्कार या सत्य। जैसे ही रानी अग्निकुंड के बीच पहुंची, आग की लपटें अचानक शांत हो गईं। तेज प्रकाश फैल गया। लपटें फूलों की वर्षा में बदल गईं। भीड़ स्तब्ध रह गई। रानी सुरक्षित बाहर आ गईं। वृद्ध पुरोहित स्वयं उनके चरणों में झुक गए। हमसे भूल हुई, आपकी निष्ठा पर संदेह करना पाप था। राजा का निर्णय। राजा वीरेंद्र आगे आए। आज से इस राज्य में किसी की निष्ठा अग्नि से नहीं, कार्य से परखी जाएगी। उन्होंने घोषणा की, रानी अनामिका अब सूर्यगढ़ की पूर्ण संरक्षिका हैं। उनके निर्णय अंतिम होंगे। नया संदेश। उस दिन से सूर्यगढ़ में एक नया नियम बना, किसी भी स्त्री या पुरुष की गरिमा पर संदेह नहीं किया जाएगा बिना प्रमाण। रानी ने धीरे से कहा, सच्ची अग्नि परीक्षा बाहर की नहीं, अंदर के भय की होती है। राजा ने उनका हाथ थाम लिया। सुबह के 9:07, जय माता दी। राजकुमारी का जन्म और नई भविष्यवाणी। खुशियों की आहट। अग्नि परीक्षा के बाद सूर्यगढ़ में विश्वास और प्रेम और गहरा हो गया था। कुछ ही समय बाद पूरे राज्य में एक शुभ समाचार फैला, रानी अनामिका मां बनने वाली हैं। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। प्रजा ने दुआएं मांगी। राजा वीरेंद्र हर दिन रानी का हाल पूछते। अब उनके स्वभाव में पहले से अधिक विनम्रता आ चुकी थी। राजकुमारी का जन्म। पूर्णिमा की रात। महल में शंखनाद गूंज उठा। रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरा आकाश मानो उजाले से भर गया। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालिका असाधारण भाग्य लेकर आई है। उसका नाम रखा गया राजकुमारी आर्या। नई भविष्यवाणी। दरबार में बुलाए गए वही वृद्ध ज्योतिषी आचार्य सोमदेव, उन्होंने ग्रहों की स्थिति देखकर कहा, ये बालिका केवल राजकुमारी नहीं, एक युग परिवर्तन की प्रतीक होगी। पर ध्यान रहे, उसके जीवन में एक कठिन निर्णय आएगा, जहां उसे अपने परिवार और राज्य के बीच चयन करना होगा। दरबार गंभीर हो गया। आर्या का बचपन। समय बीतने लगा। आर्या साधारण बच्चों की तरह नहीं थी। वो महल के बगीचों में जाकर माली से बात करती, रसोई में जाकर रसोइयों से सीखती और सैनिकों से तलवार चलाना भी सीखती। रानी अनामिका ने उसे सिखाया, राज करने से पहले सेवा करना सीखो।
राजा वीरेंद्र ने कहा, शक्ति से पहले करुणा सीखो। वार्निंग साइन, अनजाना संकेत। एक दिन महल के उसी पुराने गुप्त कक्ष में जहां कभी तलवार मिली थी, फिर से हल्की रोशनी चमकी। राजकुमारी आर्या चुपचाप वहां पहुंची। दीवार पर एक नया वाक्य उभरा, जब अगली पीढ़ी सत्य को अपनाएगी तब राज्य अमर होगा। आर्या ने हाथ उस दीवार पर रखा। उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्ग दिखा रही है। नया युग। राजा और रानी समझ गए, अब सूर्यगढ़ का भविष्य उनकी संतान में है। उन्होंने निर्णय लिया कि आर्या को केवल राजसी जीवन नहीं, बल्कि साधारण जीवन का अनुभव भी दिया जाएगा। राजकुमारी को गांवों में भेजा जाने लगा ताकि वह जनता की पीड़ा समझ सके। भाग 6 का संदेश। सूर्यगढ़ अब केवल एक राज्य नहीं, एक विचार बन चुका था, जहां साहस था, करुणा थी और ज्ञान सबसे बड़ा खजाना था। और अब ये विरासत राजकुमारी आर्या के हाथों में थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाएं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो का